14 मई 2025 खबर आई कि बलूचिस्तान ने अपने आप को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया। यानी कि पाकिस्तान का लगभग आधा हिस्सा, लगभग आधी धरती और लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग की आबादी, जो कि प्रोपोर्शनेटली बाकी हिस्सों से कम है, लेकिन एक मिनरल रिच इंपॉर्टेंट सी ट्रेड रूट्स पर खड़ा हुआ एक ऐसा राज्य जो कि बहुत समय से अपने आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। तो चलिए जानते हैं पूरा मुद्दा। बलूचिस्तान का इतिहास, आखिर क्यों वो मांग रहे हैं आज़ादी, और ये जिस आज़ादी की घोषणा उन्होंने की है वो कितनी पक्की है। सबसे पहले इतिहास। बलूचिस्तान के इतिहास को समझाने के लिए एक स्टेटमेंट काफ़ी है, जो कि अक्सर ही बलूची रेबल्स और फ्रीडम फाइटर्स बोलते हुए मिलते हैं। वो है, हम सिर्फ 70 सालों से पाकिस्तान हैं, 1000 साल से मुसलमान हैं, लेकिन हम 6000 सालों से बलूच हैं। ये पुष्टि करता है उस दावे पर, जो हमें याद दिलाती है कि पिछले 100-200 साल में खींची गई कुछ लाइंस, कुछ बनाए गए देश पूरे इतिहास को बदल नहीं सकते। बलूचिस्तान या बलूच लोग वो लोग हैं जो प्राचीन भारतीय हिंदू संस्कृति का एक अटूट हिस्सा हुआ करते थे। वो ट्राइब्स जो वैदिक हिंदू सभ्यता की शुरुआती समय, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, यानी कि जब हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं और प्राचीन भारत की बात करते हैं तो हमेशा वैदिक हिंदू इतिहास और इंडस वैली सिविलाइजेशन को रिलेट करके करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि प्राचीन दुनिया की सबसे डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, जो हमारे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी, उस इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे पुरानी एंशियंट साइट्स, जो कि 8 से 9000 साल तक पुरानी है, वो बलूचिस्तान में ही मिलती है। यानी कि बलूच लोग वो लोग हैं जो भारतीय हिंदू संस्कृति का एक ऐसा अटूट अंग है जिसे कोई भी पाकिस्तान कट्टरपंथी सोच वाले लोग हमसे पूरी तरह से अलग नहीं कर सकते। तो ये था प्राचीन इतिहास। इसके बाद समकालीन इतिहास। 1947 में जब ब्रिटिश राज से भारत को आज़ादी मिल रही थी, उस समय पर मुस्लिम लीग ने एक ऐसा माहौल बना रखा था जो कि आधारित था टू नेशन थ्योरी पर। टू नेशन थ्योरी यानी कि एक ऐसी सोच जो कहती थी कि मुसलमान और हिंदू अपने आप में दो अलग देश हैं और ये दोनों कौम एक साथ नहीं रह सकती। जिस बात पर आधारित थी मुस्लिम लीग की पूरी एजेंडा सेटिंग और अगले 40-50 साल की पॉलिटिक्स अप अंटिल 1947, जिस मौके को ब्रिटिश ने पूरी तरह से यूटिलाइज करके भारत को विभाजित करने का निर्णय लिया, जिसमें यह डिसीजन लिया गया कि हिंदू बहुल्य इलाके या रियासतें हिंदुस्तान में आएंगी और मुस्लिम बहुल्य इलाके या रियासतें पाकिस्तान में जाएंगी। लेकिन इसमें एक तीसरा हिस्सा था, वो रियासतें या साम्राज्य जिनसे ब्रिटिश ने जंग जीत करके ट्रीटी नहीं बल्कि एक फ्रेंडली ट्रीटी करके उन्हें ओवरटेक किया था, वो साम्राज्य आज भी या वो रियासतें आज भी किसी न किसी रूप में ब्रिटिश के अंडर एक अम्ब्रेला में फंक्शन कर रही थी। जैसे कि आपने सुना होगा हैदराबाद निज़ाम या फिर कश्मीर के राजा हरि सिंह, वैसे ही बलूचिस्तान के भी राजा थे। तो बलूचिस्तान ने उस समय पर पूरी कोशिश की या तो एक आज़ाद देश बनने की, जो कि उन्हें पता था मुमकिन नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान की आबादी और मिलिट्री फोर्स डोमिनेट कर जाएगी उन पर। तो दूसरा ऑप्शन था भारत में मिलना। लेकिन उस समय की इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप ने कोई कोशिश नहीं करी बलूचिस्तान को भारत का हिस्सा बनाने, जिसके चलते पाकिस्तान ने इन्वेड करके बलूचिस्तान पे जोर जबरदस्ती कब्जा कर लिया और एक समय के बाद ये मान्यता जबरदस्ती प्राप्त करवा ली कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ बलूच लोगों पे जुल्म का। बलूचों को मारना, उनकी टॉप लीडरशिप जो भी आज़ादी की बात करे उनको गायब कर देना, बलूच लड़कियों का रेप करके उन्हें मार देना। एक ऐसा सिलसिला जिससे बलूच लोगों की आवाज़ को यूं दबाया जा सके कि वो कभी अपनी आज़ादी, अपनी सेपरेट आइडेंटिटी की बात ना कर सके। चूंकि बलूचों की आबादी कम थी, बलूचिस्तान इटसेल्फ में कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं थी और कोई बहुत अमीर ज़्यादा नहीं थे और डायरेक्ट ब्रिटिश राज से उनके कनेक्शन कोई बहुत स्ट्रांग नहीं थे, उसके चलते पाकिस्तान में
पाकिस्तानी पंजाबियों ने पूरी तरह से डोमिनेट किया, जिसके चलते पूरी मिलिट्री सिस्टम्स, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट सिस्टम्स, हर चीज पर पाकिस्तानी पंजाबियों का राज हुआ, जिसका खामियाजा ऑफ कोर्स पाकिस्तान को 1971 में भुगतना पड़ा, जब पाकिस्तान की वो सोच कि हम मजहब के नाम पे एक देश बनाएंगे जिसमें सिर्फ मजहब की बात होगी और उसमें हम दूसरे लोगों की रीजनल आइडेंटिटीज को कुचलते चले जाएंगे, जहां तक कि उनका नामो निशान मिटा दें। जो काम उन्होंने हिंदू या क्रिश्चियंस के साथ किया, या जो काम उन्होंने उन सारे ग्रुप्स के साथ किया जिनको मार्जिनलाइज करना आसान था। पर ये उन्मादी सोच, ये कट्टरता बांग्लादेश पर नाकाम रही। बांग्लादेश उस समय का ईस्ट पाकिस्तान, इस हिस्से में कल्चरली बंगाली बोली जाती थी, लोग भी बंगाली हैं, जो आज का बांग्लादेश है। लेकिन पाकिस्तानी पंजाबी मिलिट्री माइंडसेट ने पूरी कोशिश की कि यहाँ पर जबरदस्ती उर्दू एनफोर्स करवाई जाए। जो काम उन्होंने अपने खुद के पंजाब में किया था, पंजाबी को दबाकर, हिंदी सिंध में सिंधी को दबाकर, जबरदस्ती सिर्फ उर्दू को पुश करके, वो काम इन्होंने यहाँ भी करने की कोशिश करी। पर यहाँ पर इनकी कट्टरता और बर्बरता इन्हीं के खिलाफ चली गई। जब इंडियन गवर्नमेंट ने पूरा सपोर्ट दिया बांग्लादेश की फ्रीडम को और 1971 में फाइनली बांग्लादेश की लिबरेशन होती है और बांग्लादेश एक आज़ाद देश बनता है, बस उसी तरह कुछ उसी लाइंस पर बलूचिस्तान भी लड़ना चाहता है और लड़ रहा है। आज बलूचिस्तान अपनी आइडेंटिटी को जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान ने जो क्रूरताएं बलूचियों पर करी हैं और किस तरह से पाकिस्तान को एक आर्टिफिशियल स्टेट होते हुए भी जबरदस्ती एक प्रो एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक स्टेट बनाने की हर कोशिश करने की जो उनका नैरेटिव रहा है, उसके खिलाफ खड़ी हो गई है। बलूचिस्तान ने यह बताया है कि कोई भी आर्टिफिशियल स्टेट कितना भी जोर क्यों ना लगा ले, अगर उसकी बुनियाद खोखली है, जैसे कि पाकिस्तान, उनकी बुनियाद पूरी तरह से भारत के खिलाफ है, जबकि वो पूर्णतः भारत का ही एक हिस्सा हुआ करते थे। भारत से अलग नहीं था पाकिस्तान, पाकिस्तान की कोई भी चीज भारत का ही एक हिस्सा थी। लेकिन अलग होने के बाद उन्होंने पूरी कोशिश करी अपने आप को भारत का हिस्सा ना मानकर, अपने आप को भारत से अलग रखकर उन्होंने कभी अरबों को, तुर्कों को, ईरानियों को अपना पूर्वज बता दिया, कभी जबरदस्ती अपने यहाँ के हिंदू कल्चर को तबाह करके वो जो फॉरेन इन्वेडर्स का कट्टर कल्चर था उसको अपना प्राइमरी कल्चर बना करके अपने सर पर रखा। लेकिन एक आर्टिफिशियल स्टेट जो जबरदस्ती और कट्टरता पर बना है, जो दूसरों की तबाही पर बना है, आखिर वो कितने दिन टिकेगा? जैसे बांग्लादेश अलग हुआ, वैसे ही आज बलूचिस्तान खड़ा है आजाद होने को। पिछले सिर्फ 2 हफ्तों में बलूचिस्तान ने पाकिस्तानी आर्मी पर लगभग 71 हमले किए और ये हमले उन सैकड़ों हमलों की लाइन में चल रहे हैं जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी पे पिछले 5-7 सालों से कर रही है। 2015 से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एक इनविजिबल सपोर्ट मिलता दिखा है जो उससे पहले कभी ना मिला। यू कैन गेस वो सपोर्ट कहाँ से आ रहा है और उस सपोर्ट का पूरा उद्देश्य क्या है, एंड वी सपोर्ट दैट सपोर्ट समवेयर। तो डीप इनसाइड बात इतनी सी है कि बलूचिस्तान वहां पर है, उस क्षेत्र में है जहां से हम पाकिस्तान पर पूरा दबाव बना सकते हैं। हम एक आइडेंटिटी, एक लोगों की, एक ट्राइब की और एक पूरी एथनिक कम्युनिटी की आइडेंटिटी, उनके इतिहास को बचाने में उनकी मदद कर सकते हैं अगर हम बलूचिस्तान को आज आज़ाद देश मान लें। बलूचिस्तान हमारे लिए और भी फेवरेबल है क्योंकि चाइना जो सीपेक प्रोजेक्ट डाल रहा था, वो सीपेक प्रोजेक्ट जिसकी मदद से वो एक प्राचीन जो एंशियंट सिल्क रोड थी जिससे चाइना कभी वर्ल्ड ट्रेड पे डोमिनेट किया करता था, उसी सी ट्रेड रूट को चाइना वापस से बनाना चाहता है और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उसके रास्ते में बैठी है। पाकिस्तान ने अपने कुछ हिस्से चाइना के हवाले कर दिए कुछ लोन के बदले, और उनमें से कई इलाके वहीं बलूचिस्तान के थे। बलूचियों ने इस फॉरेन डोमिनेशन को पूरी तरह से अपोज किया और चाइनीज से भी लड़ते रहे। पिछले 5 सालों में 60 से भी ज्यादा चाइनीज वर्कर्स जो बलूचिस्तान के इलाकों में चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे वो मारे गए, क्योंकि बलूचियों को पता है जैसे पाकिस्तान ने उन पर कब्जा किया वैसे ही कल को चाइना
भी उन पर कब्जा करने बैठ जाएगा। इससे पहले कि वो अपने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर बलूचिस्तान पे कब्जा कर दें, बलूचिस्तान ने अपनी लड़ाई जारी रखी और सारे टैक्टिकल बैटल्स जीतती रही, हर छोटा टैक्टिकल बैटल, जिससे कि वो पाकिस्तान और चाइना के डोमिनेंस से बचकर एक इंडिपेंडेंट देश बन सके। और आज जब हम देखते हैं बलूचिस्तान की कहानी, और कहीं ना कहीं आज से आने वाले 10 सालों में हम देखेंगे बलूचिस्तान एक अलग देश होगा जिसको इंडिया का सपोर्ट होगा, जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को पूरी तरह से विघटन पर ले जाने का पहला कदम बनेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक्ड इट। We will meet in the next video with something new, something trending, whatever is going on that is important for us, जो हमारे लिए ज़रूरी है, मैं उस पर बातें करता रहूँगा। आपको किसी टॉपिक पे बात करनी हो, चर्चे सुनने हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर हमारी ज़िंदगी पर असर डालती है, हमें उसके लिए पूरी तरह अवेयर होना ज़रूरी है। थैंक यू।